Unacademy. Let's crack it. गुड इवनिंग सिद्धार्थ सर। गुड इवनिंग मोदी सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। अभी जैसे प्रीलिम्स पास आ रहा है तो मैं PYQs देख रहा था सॉल्व करने के लिए पॉलिटी के। उसमें मैंने एक ट्रेंड देखा हाँ कि आर्टिकल नंबर बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी काफी ज्यादा पूछने लगा है, स्पेसिफिकली फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs। करेक्ट बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। फंडामेंटल राइट्स और DPSPs में मेनी ऑफ द क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एड वर्बैटिम फ्रॉम द आर्टिकल्स लिया जाता है। सो आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू सर। तो क्यों ना सर, अब हम बात ही कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स और DPSP से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स अपने स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस ही कर लेते। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, ताकि दे कैन क्विकली रिवाइज। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हम DPSP और फंडामेंटल राइट्स का एक एक्सप्रेस रिवीजन वीडियो बनाने वाले हैं? समथिंग लाइक दैट। ओके, जब क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि एक थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा सब स्टूडेंट्स को, और जनरली उनको एक ये भी हो जाएगा कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो लोग एड्रेस कर रहे हैं इस टाइम पर, तो उनको जल्दी आंसर भी मिल जाएगा। एग्जाम से एक दिन पहले भी ये वीडियो देखा जा सकता है? यस एब्सोल्युटली। ओके, एग्जाम से एक दिन पहले क्विक रिवीजन के लिए, और उसके साथ फिर इनका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं सर फंडामेंटल राइट्स से। एब्सोल्युटली। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं एंड पार्ट 4 तक आज करते हैं। राइट। एंड फिर अगर ऐसे वीडियोस बनाने का मौका मिला तो वी कैन गो फॉर द अदर पार्ट्स। अदर पार्ट्स एज वेल। फेयर इनफ सर। तो सर आर्टिकल 12 से शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। सो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है फ्रॉम आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द वे टिल आर्टिकल 35। तो जो आर्टिकल 12 है वो सरप्राइजिंगली फंडामेंटल राइट्स के कैटेगरी में आता है, लेकिन सर वो राइट्स नहीं देता। राइट। इट इज डिफाइनिंग द वर्ड स्टेट। इट डज नॉट गिव यू एनी राइट, इट डिफाइंस द वर्ड स्टेट। तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है The Article 12 is that in this article, unless the context otherwise so describes, the word state shall consist of the Parliament of India, the legislature of the states, the government of India, the government of the states, and any other or local authority which is within India or under the control of the government of India. थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा सब स्टूडेंट्स को, और जनरली उनको एक ये भी हो जाएगा कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो लोग एड्रेस कर रहे हैं इस टाइम पर, तो उनको जल्दी आंसर भी मिल जाएगा। एग्जाम से एक दिन पहले भी ये वीडियो देखा जा सकता है? यस एब्सोल्युटली। ओके, एग्जाम से एक दिन पहले क्विक रिवीजन के लिए, और उसके साथ फिर इनका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं सर फंडामेंटल राइट्स से। एब्सोल्युटली। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं एंड पार्ट 4 तक आज करते हैं। राइट। एंड फिर अगर ऐसे वीडियोस बनाने का मौका मिला तो वी कैन गो फॉर द अदर पार्ट्स। अदर पार्ट्स एज वेल। फेयर इनफ सर। तो सर आर्टिकल 12 से शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। सो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है फ्रॉम आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द वे टिल आर्टिकल 35। तो जो आर्टिकल 12 है वो सरप्राइजिंगली फंडामेंटल राइट्स के कैटेगरी में आता है, लेकिन सर वो राइट्स नहीं देता। राइट। इट इज डिफाइनिंग द वर्ड स्टेट। इट डज नॉट गिव यू एनी राइट, इट डिफाइंस द वर्ड स्टेट। तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है The Article 12 is that in this article, unless the context otherwise so describes, the word state shall consist of the Parliament of India, the legislature of the states, the government of India, the government of the states, and any other or local authority which is within India or under the control of the government of India. तो इस पे से क्वेश्चन आए हुए हैं, या आपने देखा ही होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि ऐसे कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे 3-4, एंड देन दे कैन आस्क यू डायरेक्टली कि ये स्टेट है या नहीं। सर ये अदर अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? अब देखिए सर, इट इज अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे इस तरह से आएंगे, जैसे ग्राम पंचायत लिख दिया, या फिर ONGC लिख दिया, या फिर फॉर दैट मैटर, और कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कोई प्राइवेट बॉडी दे दी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नहीं आएगा स्टेट में, लेकिन दैट इज द एंटायर आइडिया। स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन का एक मैकेनिज्म होता है टू राइट कि दे कैन नॉट एक्सटेंडेड टू बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। तो इसलिए द फाउंडिंग फादर्स ने कुछ ऐसे वर्ड्स दिए एंड देन ओपन टू इंटरप्रिटेशन कि ये अंडर आर्टिकल 12 आता है कि नहीं, एंड दिस यूजुअली बिकम्स अ कंटेंशियस इशू इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेवरल टाइम्स कि ये स्टेट में आता है या नहीं आता है। सिमिलरली आर्टिकल 13 सॉरी, आप सर आर्टिकल 13 के बारे में बताइए। जैसे सर ने बताया आर्टिकल 12 में हमारे को स्टेट डिफाइन किया हुआ है, वैसे आर्टिकल 13 में सर आपने देखा होगा एक वर्ड दिया हुआ है लॉ। हम आम भाषा में समझते हैं कि ठीक है, पार्लियामेंट ने जो भी कानून पास कर दिया वो लॉ हो गया, लेकिन अगर हम ध्यान से आर्टिकल 13 पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ पार्लियामेंट के कानून नहीं बल्कि रूल्स, नोटिफिकेशंस, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो नोटिफिकेशंस निकलते हैं, जैसे SSC UPSC का नोटिफिकेशन आ गया, इवन कस्टम्स, मतलब कि जो प्रथाएं पहले से चलती आ रही हैं उन सबको लॉ माना गया, और ये बोला गया कि हमारी जो जुडिशरी है अगर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत लॉ बना रहे हैं तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो मतलब
यहाँ से क्या हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 13 से आता है? Absolutely, sir. Absolutely. Judicial review emanates from Article 13. Despite the fact that there is no word judicial review per se written expressly, lekin the power of judicial review emanates that the Supreme Court and the High Court, the courts of law, the constitutional courts have the power to decide what is intra-virus and what is ultra-virus. In other words, what is constitutional and what is, and it rightly, jaise aapne bola, it includes ordinance, bylaws, customs which have got the force of law, notifications, all of them are covered under Article 13. So a very broad category, Right. sir, Article 13. सो आर्टिकल 12 और 13 हमने देखा कि कोई राइट नहीं है, Right. बट अभी हम चल रहे हैं राइट टू इक्वालिटी की तरफ, जो सिद्धार्थ सर आर्टिकल 14 सबसे पहले हमारे को बताने वाले हैं Correct. कि 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ है. सो Yes, sir. तो हमारे जो फर्स्ट कैटेगराइजेशन ऑफ राइट्स आएगा उसमें आएगा राइट्स ऑफ इक्वालिटी, जो कि एज इज करेक्टली अंडरस्टूड 14, 15, 16, 17 एंड 18 है. 14 to 18 एंड सर फनी सरप्राइजिंग है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थोड़े टाइम पहले ही आया हुआ है कि अनटचेबिलिटी वाला जो आर्टिकल Right. 17 से रिलेटेड है वो कौन से कैटेगरी में. सो दैट ऑब्वियसली is Article 14, 15, 16, 17 and 18. Now let's start with Article 14. So Article 14 says equality before the laws and equal protection of the laws. उसमें बहुत clearly लिखा है. It does actually have a negative connotation. It says the state shall not deny to any person equality before the law and equal protection of laws within the territory of India. तो इसी से सब निकलता है, rule of law, equality, reasonable discrimination, American and British. This is Article 14. सर 15 के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सो उससे पहले प्रोफेसर डाइसी क्या है? तो प्रोफेसर डाइसी इज एन इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट. उन्होंने एक बुक, एक कॉन्सेप्ट बना दिया था दैट वाज कॉल्ड एज दैट इज एक्चुअली टेक्निकली अब रूल ऑफ लॉ है. व्हाट्स द टेक्निकल वर्ड? रूल ऑफ लॉ वाज दैट वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जिससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, आर्बिट्ररी एम्बिगुअस यूज ऑफ पावर नहीं हो पाएगी. तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाज सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ. Nobody can be above the law. In fact, उसी डाइसी's rule of law के concept से Article 14 is intricately connected, and that is why any law which is arbitrary, which is ambiguous, जो किसी एक particular group को favor कर रहा है, दूसरों पर नहीं applicable हो रहा है, this is all going to be coming in this Article 14. So, although डाइसी के बहुत सारे rules of law अब इंडिया को एज इट इज हम अप्लाई नहीं करते. हाउएवर रीजनेबल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने, जिसे वर्गीकरण बोला जाता है, उसको हमने एब्सोल्युटली एज्यूम कर लिया. सो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, एवरीबॉडी विल बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ये टेक्निकली स्पीकिंग पहला डाइसी का रूल ऑफ लॉ था, बट ऑब्वियसली उसको हमने मॉडिफाई करके अपने कंट्री में ले लिया. राइट. तो सर अब आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को आर्टिकल 15 के बारे में कुछ? यस. सो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 सर ने एक्सप्लेन करा. आर्टिकल 15 का मतलब है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. और सरप्राइजिंगली आर्टिकल 15 जो है वो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट दिया हुआ है. यहाँ पे बोला जाता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. एंड जो हमारा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 15 से निकलता है कि सरकार जो है महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट कर सकती है, और साथ में SC, ST, OBC और EWS के लिए जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्पेशल रिजर्वेशन क्रिएट किया जा सकता है, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. बिल्कुल सर. सो आर्टिकल 15 एक एक्सपेंशनिस्ट आर्टिकल था सर, आपने जैसे करेक्टली से सेड. तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 15 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 3 था. पहले दो नेगेटिव थे, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. 15 सब क्लॉज 4 जिससे सर ने करेक्टली बोला कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के बाद आया, उससे पहले ये नहीं था. एंड ऑब्वियसली अब तो 15 सब क्लॉज 5 एंड 15 सब क्लॉज 6 भी आ गए. EWS रिजर्वेशन भी उसी से एमिनेट कर रहा है. एंड right, like sir ने correctly बोला, 16 the equality of opportunity in public employment है. This is very similar on the lines of Article 15 but specifically for public employment, जिसको आज हम लोग reservation in government jobs के बारे में ज्यादा डील करते हैं. और इसके तुरंत बाद is the next one sir, Article 17, which sir would please like to tell sir. एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि हमारे यहाँ जो छुआछात होता है वो नहीं होगा. और
सरप्राइजिंगली आर्टिकल 14 और 15 में से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहे हैं, लेकिन 17 एक ऐसा आर्टिकल है जो एब्सोल्यूट आर्टिकल है और जो हमारे को स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट दिया हुआ, और ये एक नेगेटिव फंडामेंटल राइट है क्योंकि कहता है एबोलिशन या प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सिमिलरली इक्वालिटी को और आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं आर्टिकल 18 पे सर। करेक्ट, आर्टिकल 18 भी एक इक्वालिटी का ही कॉन्सेप्ट आ रहा है इन द टर्म्स ऑफ द एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। नाउ यहाँ पर बड़ा क्लैरिफाइंग करना जरूरी है कि ये कौन से टाइटल्स की बात हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ मिलिटरी टाइटल्स, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एकेडमिक टाइटल्स। ये वो टाइटल्स है जो डायनेस्टिक टाइटल्स या जो पॉलिटिकल अपीजमेंट या पॉलिटिकल खुश करने के लिए ब्रिटिशर्स यूज किया करते थे, वो उनका अपना तरीका था। वो जो नवाब बहादुर, साहिब बहादुर, बंदा बहादुर काइंड ऑफ सिंबल्स है। सो द फाउंडिंग फादर सेड इससे अननेसेसरली इनइक्वालिटी आती है एंड सर्टेनली इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। सो इन अ वे ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था टू गेट बैक टू इक्वालिटी। A very important part with relationship to Article 18, that is at least to Article 18 subclause 2, it is applied to the citizens of India. Right. So even a citizen cannot go and taking a title from a foreign state. So ये भी एक बड़ा important part of Article 18 है, and this will conclude the Article 14, 15, 16, 17, 18, which are the rights of equality. सर एक क्विक क्वेश्चन आपसे, जैसे किसी बॉलीवुड एक्टर को हम बादशाह बोल देते हैं, किसी क्रिकेटर को सर बोल देते हैं, तो क्या ये टाइटल्स अलाउड हैं? So the point here is कि fundamental rights Article 18 में it is very clearly mentioning it is a state given title. तो मैं अगर सचिन तेंदुलकर साहब को मास्टर ब्लास्टर बोलता हूँ, it does not matter. Okay. आप किसी को किंग ऑफ बॉलीवुड बोलते हो, it doesn't matter. The state should not give him a title. This is Article 18 very clear. The state shall not give any title. That's very important. अगर कल हमें ये पता चले कि स्टेट ने ऐसा टाइटल दिया, which will be very funny title, बट ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली आर्टिकल 18 में कम इनटू पिक्चर। राइट, सो राइट टू इक्वालिटी हमने कवर कर लिया 14, 15, 16, 17, 18। क्विकली हम चलते हैं अगले फंडामेंटल राइट पे, मूल अधिकार पे, दैट इज राइट टू फ्रीडम, मतलब कि अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। सो सर आर्टिकल 19 तो बहुत बड़ा आर्टिकल है, उसमें 6 फ्रीडम्स दी हुई हैं। करेक्ट सर। तो अब आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 से स्टार्ट हुआ, वो जहां से राइट्स ऑफ फ्रीडम दिया जा रहा है, देन वी डिवाइड इनटू ए बी सी डी ई। एफ हुआ करता था, अब एफ हुआ नहीं, अब सर हमने उनको रिपील कर दिया 44th अमेंडमेंट से। एंड देन जी, तो पहले 7 होते थे, अब 6 है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आज के डेट में ये ही 6 है। द राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट से ले लिया गया। तो आई थिंक जनरली स्पीकिंग सर हम इसको ज्यादा डिटेल में ना डिस्कस करके इसी स्टेज पर रखते हैं, वरना आर्टिकल 19 भी अपने आप में एक दास्तान है, ये खत्म ही नहीं होगी। सो इन द नेक्स्ट पार्ट सर आप 20, 21, 22 के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सो आर्टिकल 20 हमारे को 3 प्रकार की फ्रीडम देता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। 3 प्रकार की फ्रीडम देता है कि अगर कोई क्रिमिनल केस हो रहा है तो उस केस में हमारे पास नो डबल जियोपार्डा है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का अधिकार। ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन वर्ड अभी एक रीसेंट केस में काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा है कि किसी को भी अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, किसी को भी एक ही क्राइम के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, और जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको पीछे ले जाके रेट्रोस्पेक्ट में ले जाके कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। ये स्पेसिफिकली क्रिमिनल लॉज जो होते हैं उनके लिए वैलिड है। सर आप लॉयर हैं, तो ये सिविल और क्रिमिनल में क्या डिफरेंस होता है, क्विकली अगर आप बताएं। सो एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स ऑफ 20, 21 एंड 22 ये एक्चुअली एप्लीकेबल प्राइमरली क्रिमिनल लॉ से। अब इसका रीजन ये था दैट क्रिमिनल लॉ को अब्यूज करके बड़े आराम से लिबर्टी ली जा सकती है। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में दैट लिबर्टी कॉन्सेप्ट क्रिमिनल लॉ पर ज्यादा हावी हो जाता है। सो एज यू करेक्टली सेड आर्टिकल 20 में नो डबल जेपर्डी, सबसे पहले एक्चुअली नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। अब एक एज्जम्पशन मान के चलते हैं, जस्ट लीगल फिक्शन में, इफ यू अंडरस्टैंड ऑन दिस पार्ट, एज्यूमिंग कि गवर्नमेंट को या स्टेट को किसी की लिबर्टी अननेसेसरली या आर्बिट्ररली लेनी है, तो वो आज का एक लॉ बना देगा और बोलेगा जी 50 साल पहले तुमने कुछ गलत किया था, तुम्हें जेल में डाल दिया जाए, विच ऑटोमेटिकली गोज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। उसी तरह से नो डबल जेपर्डी, एक ही गुनाह का आप 2 बार सजा दे देंगे, अगेन उसकी लिबर्टी चली जाएगी। देन अगेन द लास्ट वन विच वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो कि एक्चुअली अमेरिकन लॉ से स्टार्ट आ रहा है, 5th अमेंडमेंट से वहां से ये मर्ज हुआ।
दैट वरना तो क्या होगा, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, कि अगर एग्जीक्यूटिव ही चाहेगा या पुलिस ही चाहेगी तो वो आदमी किसी को भी फंसा सकती है. सो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट लिबर्टी, व्हिच ऑब्वियसली विल टेक अस टू आर्टिकल 21, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ लिबर्टी. प्लीज सर. सो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जिसमें रिसेंटली एक केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट से एक और फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को यहाँ पे दिया, दैट इज राइट टू प्राइवेसी. तो आर्टिकल 21 तीन फंडामेंटल राइट्स कवर होते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी. इसी में सर आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, राइट टू मैरिज. मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया हुआ ही नहीं है, तो ये कहाँ से आएगा? सर आर्टिकल 21 में जो वर्ड आता है लाइफ, ये लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया इन अ प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स, एंड वन ऑफ दोस जजमेंट्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट was the case of what is called as Shafeen Jahan versus Ashokan Khem, which popularly became called as the Hadia case. So Hadia case में Supreme Court की correct observation थी that right to marry and right to marry a person of one's choice as well as right to faith, ये भी under right to life आता, और ये 2019 के previous year question का एक question था, specifically straight away as it is डाल दिया गया था, and ज्यादातर लोगों को पता नहीं चला कि वो आया कहां से. वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के हादिया केस की जजमेंट थी. तो हादिया केस की जजमेंट 2018 में आई थी और 2019 में क्वेश्चन डाल दिया, व्हिच ऑटोमेटिकली सेज क्वाइट अ बिट अबाउट द सडन चेंज दैट यूपीएससी कैन ब्रिंग इन द एग्जाम्स. बिल्कुल सही सर ने बताया. और यहाँ पे एक डिबेट जो चलती रहती है कि क्या राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई जो है वो इंक्लूडेड है. अभी रिसेंटली हमने देखा लिविंग विल और यूथेनेशिया के बारे में कई सारी बातें हुई. तो सर इसमें ये जो एक्टिव यूथेनेशिया और ये पैसिव यूथेनेशिया होता है, ये क्या होता है? सर जैसे आपने बोला राइट टू डाई, इज इट कंसिडर्ड विद इन राइट टू लाइफ और नॉट, तो ये बहुत बहुत पुराने क्वेश्चन है. पी रत्नम केस थे, फिर ज्ञान कौर केस में, अरुणा शानबाग केस में, और अभी रिसेंटली एज लॉन्ग एज क्लोज एज कॉमन कॉज केस में. तो यूथेनेशिया को एक्सेप्ट कर लिया. अब यूथेनेशिया में एक्टिव यूथेनेशिया इज समथिंग दैट यू गो एंड किल समबडी, you know, in the name of medicine, in the name of mercy killing. And passive euthanasia, you don't do anything to save him. So it's like the opposite way. So although अभी के लिए इंडिया में active euthanasia allowed नहीं, but yes, passive euthanasia has been given legal sanction by this common cause case, and right to die will with dignity is already considered as part of life, right to life. So big judgment by Supreme Court, living will, permanent vegetative states, सबको legal sanction मिल गया. राइट. और आर्टिकल 21 में एक कीवर्ड और इन्वॉल्व है, जिसे कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. इसका मतलब है कि जो हमारा संसद भवन है वो अगर किसी की लाइफ, लिबर्टी या प्राइवेसी लेना चाहता है तो वो उसके ऊपर कोई भी कानून बना सकता है. लेकिन 1978 में सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आती है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो सर वहां पे ऐसा क्या बदलाव आया आर्टिकल 21 में? सर एक्चुअली हमारा जो आर्टिकल 21 है वो क्लियरली मेंशन करता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. नाउ व्हाट डज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? क्या इसको हम नैरोली इंटरप्रेट करेंगे कि आप लॉ कुछ भी बना दो, प्रोसीजर फॉलो कर लो तो काम हो जाएगा, या द कोर्ट्स हैव गॉट द पावर टू चेक वेदर दैट लॉ इज फेयर, लॉ इज करेक्ट, लॉ इज लीगल और नॉट. सो ये मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से पहले बहुत पहले 1951 में AK गोपालन केस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको नैरो इंटरप्रिटेशन किया था. बोला नो, वी विल नॉट लुक इनटू व्हाट द पार्लियामेंट इज, द लॉ इज फेयर और नॉट. बट 1978 वाज अ गेम चेंजिंग इवेंट सर. मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में उसी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को एक वाइड कॉनोटेशन मिला, एंड दैट इज वेयर द सो कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ये एक्चुअली फिर से अमेरिकन लॉ कॉन्सेप्ट है, वेयर दे से दैट दे आर अलाउड टू डू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस. सो big landmark judgment was Maneka Gandhi. So आर्टिकल 21 हमने डिटेल में देखा कि इसमें क्या क्या कीवर्ड्स इन्वॉल्व हैं. अब चलते हैं आर्टिकल 22 की तरफ. लेकिन उस पर जाने से पहले मैं सिद्धार्थ सर से एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सर लॉयर्स को कई बार आधी रात को फोन आता है कि मेरे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और मेरे को बचाने आओ. तो इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट लग रहा है? क्या आपके पास कभी ऐसा कॉल आया है कि आधी रात को मेरे को बचाने आओ, अभी मैं यहाँ पे हूँ? हाँ सर, के कॉल आते हैं एज अ क्रिमिनल लॉयर, ये तो इट इज अ डेली रूटीन. और यहाँ पर जो आपने बात पूछी वो बिल्कुल सही है. तो मैं अपने क्लाइंट्स को भी और जिसको भी मैं समझा पाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि ऐसा घबराने की जरूरत नहीं होती. जो भी अरेस्ट होगा हैज टू बी फॉलोइंग अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और उसके लिए जो फंडामेंटल राइट एक्चुअली सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है आर्टिकल 22, which is protection against arbitrary arrest and detention in certain cases.
तो यहाँ पर पुलिस के ऊपर बहुत सारी बंदिशें हैं कि वो आप n नंबर ऑफ चीजें नहीं कर सकती। जैसे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा तो आपको राइट टू हैव अ लॉयर है, देन आपको अरेस्ट होने के बाद विद इन 24 आवर्स यू हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पुलिस को आपको रिमाइंडर देना पड़ता है कि अगर वो बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तो आपको राइट टू बेल है। दीज आर ऑल प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 22। लेकिन इस टाइम पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर इस लाइन का पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया जाए तो सर उसमें लिखा हुआ प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन अगेंस्ट इन सर्टेन केसेस, यानी कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ पर एप्लीकेबल नहीं है, विच इज एक्चुअली उस टाइम से और आज तक ये हमेशा ये कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। सो आर्टिकल 22 जैसा कि हमें पता है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इसके ऊपर वाजिब प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। तो अगर हम आर्टिकल 22 की भाषा को डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं तो हमारे को ये समझने को मिलता है कि एक शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है सर, एनिमी एलियन, कि जिस देश के साथ हम युद्ध पे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसी देश को बोल सकते हैं कि इस देश के नागरिक जो हैं वो एनिमी एलियंस हो गए, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट नहीं मिलेगा कि अगर उनको अरेस्ट कर भी लिया तो 24 घंटे में उन्हें कोर्ट के आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे एक कीवर्ड इन्वॉल्व है, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि मतलब पुलिस को संदेह हो रहा है कि ये व्यक्ति कुछ क्राइम कर सकता है तो इसको पहले ही पकड़ लो। तो सर ये प्रिवेंटिव डिटेंशन हमने देखा पिछले कुछ दिनों में न्यूज में रहा, पिछले 2-3 साल में, तो इसके ऊपर हमारे देश में क्या कानून है, जिससे कहते हैं नेशनल सेफ्टी एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो लगता है? सो एक्चुअली प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वे बैक सून आफ्टर इंडिपेंडेंस भी स्टार्ट हो गया था। 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 पार्लियामेंट ने पास कर दिया था। ह्यूजली कंट्रोवर्शियल बिकॉज ऑब्वियसली इसको मिसयूज किया जा सकता है। वे बैक टिल 1969 इसको रिपील किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हटा दिया तो ऐसा हुआ कि प्रिवेंटिव डिटेंशन किया नहीं जा सकता। हमने वेरियस लॉज में उसके कुछ ना कुछ प्रोविजन देखे। मीसा आया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, टाडा में था, पोटा में था, अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में यूज किया जाता है, इन व्हाटएवर। सो द आइडिया इज अब ये एक देश चलाने के लिए बैलेंस करना पड़ता है। So in a way, although ये हर टाइम होगा, हर टाइम controversial होगा, and there is no black and white answer to this, always in the shades of gray. So right to equality 14, 15, 16, 17, 18 खत्म। Right to freedom 19, 20, 21, 22 मैंने और सर ने पूरा डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं तीसरे मूल अधिकार की तरफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। सर हमने सुना कि ये फोर्स लेबर, बेगार और बंधुआ मजदूरी जिसे हम कहते हैं वो हमारे देश में अलाउड नहीं की। पहले हमने देखा कि ऑपरेशन था, तो इसके रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फंडामेंटल राइट है? तो आर्टिकल 23 एक्चुअली इसी तरह की जो अभी सर ने जैसे बोला, फोर्स लेबर, बेगार सिस्टम, किसी भी तरह से हम बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, जबरदस्ती किसी को करवाया जा रहा है, एंड ऑल्सो द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो खासकर इमोरल ट्रैफिकिंग का जो एक्शंस होते हैं, इन सब ने खरीद फरोख्त जिसे बोला जा सकता है ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसको बैन कर दिया गया, रादर इसको प्रोहिबिट कर दिया गया थ्रू आर्टिकल 23। और आर्टिकल 23 सर काफी क्लोजली एसोसिएटेड हो जाता है आर्टिकल 24 के साथ, बिकॉज वो स्पेसिफिकली चिल्ड्रन, दैट देयर इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा वर्ड लिखा हुआ। वो एटसेट्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें वो पूरा स्कोप कर देते हैं कि कोई भी हैजार्डस एक्टिविटी ना हो। एंड देन उसी से रिलेटेड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 पास किया गया। सो 23 एंड 24 इस तरह की जो एक इंसान दूसरे इंसान को एक्सप्लॉइट कर दे, दैट इज कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेड एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो इसी से जुड़ता हुआ आर्टिकल 24 अगर हम बात करें चाइल्ड लेबर की, तो वहां पे एक नंबर लिखा हुआ है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे उनको फैक्ट्रीज, माइंस और हैजार्डस इंडस्ट्रीज में काम नहीं करवाएंगे। तो मैंने और सर ने ये सोचा कि यहाँ पे बेटर लिंकेज के लिए हमने आर्टिकल 21 ने बीच में स्किप किया था। वो इसलिए कि 14 साल उम्र जो हमने आर्टिकल 24 में मेंशन की है वो क्यों की है, उसका कारण ये कि आर्टिकल 21A जो कि हमारा राइट टू एजुकेशन है, उसमें भी ये मेंशन्ड है कि 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन मिलेगा। तो मतलब आप समझिए 6 से 14 साल तक आप काम नहीं कर सकते लेकिन स्कूल जाना पड़ेगा। तो राइट टू एजुकेशन और बच्चों के राइट्स को बैलेंस करते हुए बहुत केयरफुली हमारे पार्लियामेंट ने ये अमेंडमेंट किया था 21A के लिए, राइट। तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन हमने देखा कि यहाँ पे कवर होता है। और एक चीज और कि 23 जो है सर उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन 24 सेकंड ऐसा आर्टिकल है जो एब्सोल्यूट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल्कुल सर। तो आर्टिकल 24 और ये आर्टिकल 24 क्योंकि चाइल्ड राइट से कनेक्टेड है,
तो हम इस जैसे अभी आपने करेक्टली बोला, हम 21 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और थोड़ी देर के बाद अगर हम जब DPSPs करेंगे तो आर्टिकल 39 सब क्लॉज F के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस चाइल्ड राइट्स, और राइटली सो, तो हम वेलफेयर स्टेट है, तो हमको ये सब चीजें अगर हम ये गलत कर बैठेंगे तो एवरीथिंग वुड बी गोइंग रॉन्ग। एंड दैट इज व्हाई चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में 2 एक्सेप्शन रखे गए, और इनफैक्ट आफ्टर 2014 के अमेंडमेंट के बाद, 2016 के अमेंडमेंट के बाद भी, कि 2 जगह आप बच्चों को काम करवा सकते हो। वन इज द ऑडियो विजुअल फील्ड, राइट, द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसा वर्ड यूज किया गया, एंड सेकेंड द फैमिली ओन्ड बिजनेसेस। लेकिन उसमें भी एक बहुत जबरदस्त एक्सेप्शन रखा गया कि आप करवा सकते हो काम, लेकिन ओनली आफ्टर स्कूल आवर्स। So this is such a beautiful connection between 21, 24, 39F and a statutory law at the same time. तो अगली बार टप्पू सेना और इन सबको टीवी पे देखो तो सोचना मत कि उधर चाइल्ड लेबर हो रहा है कुछ ऐसा। करेक्ट। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 यहाँ पे खत्म होता है। और सर अब हम चलते हैं, हमारे प्रियम्बल में एक वर्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, सेक्युलर। उसी से मिलता जुलता एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक आजादी। 25, 26, 27 और 28 अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में दिया हुआ है। तो सर 25 जो है वो क्या बात करता है धर्म के बारे में? सर 25, 26, 27, 28 हमें सीक्वेंशियली पता हो जाना चाहिए, इट्स बेटर। जैसे फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस वर्ड यूज किया गया है आर्टिकल 25 में, और बोला गया है कि एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजन। Yes, there have been certain exceptions, public order, morality, health and any other article in part 3 of the Constitution. लेकिन बहुत ब्रॉड आर्टिकल है, सो कॉन्शियंस वर्ड यूज किया है। और अगर आप इसको प्रीएम्बल से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको मालूम है, आप चाहे सेक्युलर वर्ड करो, चाहे लिबर्टी और बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप करो, इट इज अ ब्रॉड वर्ड, बट इंपॉर्टेंट हियर इज दैट इट मस्ट बी कनेक्टेड टू 26. 26 is also on the same lines but for religious denominations, for group rights. तो वहां पर लिखा हुआ है freedom to management of religious affairs with obviously exception public order, morality and health. So 25 and 26 actually हमें prove कर रहे हैं कि हमारे founding fathers of the constitution had a clear, absolute clarity on thought कि there will be no discrimination on the basis of religion. This would be a secular country for all spirit. Right. And also ये जो धार्मिक आजादी हमारे संविधान में दी हुई है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी के ग्राउंड्स पे हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड के समय पे सरकार ने बोला कि अभी ये वाला धार्मिक प्रोसेशन नहीं हो सकता, वो धार्मिक फेस्टिवल नहीं हो सकता। सर उस टाइम पे हम काफ़ी सारे जो फेस्टिवल्स में डेली लाइफ में जाते हैं हम नहीं जा पाए कोविड के टाइम पे। सो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। कमिंग टू आर्टिकल 27, ये एक टैक्सेशन से, रिलीजियस टैक्स से रिलेटेड आर्टिकल है। तो सर इनकम टैक्स, जीएसटी तो हम सब भरते हैं, तो ये रिलीजियस टैक्स का क्या कॉन्सेप्ट है? सो ये भी एक लर्निंग होता है ना कि दूध का जला छाछ से कोई भी फूक मार मार के पीता है, तो ये काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट था। ये हमको मुगल एम्पायर के टाइम से जिजिया नाम का टैक्स चलता था, और द फाउंडिंग फादर्स वर वेरी वेरी श्योर ऑफ दिस पार्ट कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्टेट जो हम लोग जो प्रोसीड्स देते हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, उसको एक सब्सटैंशियल अमाउंट, ये प्रफुल्ल गोराडिया केस में बड़ा क्लियरली बोल दिया था कि सब्सटैंशियल अमाउंट किसी एक रिलीजन या एक रिलीजियस डिनोमिनेशन की प्रमोशन में ना लगा दो, बिकॉज जैसे ही वो कर दोगे तो एंटायर सेक्युलर स्पिरिट खत्म हो जाएगी। बिकॉज सिर्फ ये बात बोल देना कि स्टेट इज द वन जिसमें स्टेट इज नॉन रिलीजियस, वो काफी नहीं होता। अगर स्टेट के वही सारे प्रोसीड्स जाकर यूटिलाइज होने लग जाए इन अ पर्टिकुलर रिलीजन, तो वहां से सेव करने के लिए आर्टिकल 27 आया। एंड सर आर्टिकल 28 जो आप बताएंगे कि किस तरह से वो भी इसी स्पिरिट को कंसोलिडेट करता है। सर करेक्ट। तो बेसिकली आर्टिकल 28, सो देखिए 27 में हम फाइनेंशियल और टैक्सेशन मैटर्स की बात करते हुए आ रहे हैं कि वो किस तरीके से सेक्युलर रहेंगे। अब 28 की तरफ अगर चलते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके दोस्त अलग अलग स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, तो वहां पे कई जगह पे प्रेयर होती है और कई जगह पे प्रेयर नहीं होती है। तो सर क्या आपके स्कूल में प्रेयर होती थी जब आप स्कूल में थे? बिल्कुल होती थी सर, और मैंने स्कूल में भी ऐसा इसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज नहीं किया, बिकॉज ऑल्दो मुझे मालूम नहीं था कि बाद में क्या होने वाला है, बट वो गलत नहीं है। तो चाहे आप प्रेयर करो, चाहे आप रिलीजियस रीडिंग करो, आप गुरु नानक जी से कुछ सीखो, आप श्री राम से कुछ सीखो, आप प्रॉफिट मोहम्मद से कुछ सीखो, जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ो, दैट इज नॉट
any way prohibited under Article 28. वो गलत अंडरस्टैंडिंग है. Article 28 talks about dogmatization, but Article 28 talks about religious instruction. वहां पर abolishing है. So it is not. In fact, ये बहुत clearly defined है और वो आपको साफ दिखाई देता होगा because आप NCERT बुक्स में पढ़ते ही. तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल होता या नहीं अलाउड होता तो ऑब्वियसली एक सरकार की किताब में कैसे होता. सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ये डॉगमेटाइजेशन की बात हो रही है. ये वो टेक्निकल फॉर्मेलिटी या फिर जिसको आजकल ऐसा बड़ा कॉमनली वर्ड यूज किया जाता है कि कहीं कन्वर्ट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही, ये उस चीज के खिलाफ है इस आर्टिकल 28 का. तो मतलब कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं और जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्या वहां पे हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं? नॉट एट ऑल. यही क्लैरिटी है कि देयर इज टू बी कोई भी सरकारी स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस में जीरो, यू कैन नॉट गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. हाँ, ऑन द कॉन्ट्ररी एज अपोज टू दैट, अगर कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का ही स्कूल है, खालसा स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, देन ऑब्वियसली दे कैन गिव एंड इट इज ऑलमोस्ट मैंडेटरी दैट यू फॉलो इट. इवन वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेकिन किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता टू गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. लेकिन जो सर ने राइटली पॉइंट आउट करा कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ही अपना स्कूल बना रहा है तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी भी जाएगी और वहां पे किसी को फोर्स भी किया जा सकता है टू अटेंड दैट. सो वर्ड सेक्युलर जो सर हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है उससे जुड़े हुए हमने 4 आर्टिकल्स यहाँ पे देखे और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ खत्म होता है. अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल फंडामेंटल राइट की तरफ. सर हमारे प्रियम्बल में एक वर्ड दिया हुआ है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. उस इक्वालिटी को फुलफिल करने के लिए हमने एक नया मूल अधिकार जब लाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30. तो ये जो आर्टिकल 29 में हम बात करते हैं लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर की, ये कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो सर एक्चुअली ये 29 एंड 30 लाना भी एक मजबूरी हो गई थी. उस टाइम पर एक पॉलिटिकल मजबूरी भी थी थोड़ा सा. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग मेड देयर वाज अ बैकग्राउंड ऑफ the partition happening, the word minority being used politically. So 29 and 30 again the makers of the constitution का in the same spirit था. 2 minorities को protect करना constitutionally और fundamentally जरूरी था. One was the religious minority, one was the linguistic minority. तो Article 29 बोला कि any citizen or a section of citizens living within India or within a territory of India or a part of India shall, who have a distinct language, script and culture shall have the right to conserve the same. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस था कि यार हम लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे अगर कोई कम भी रह गए नंबर्स में तो भी तुम्हारे पास राइट है, यू कैन कंजर्व एंड यू शैल. और यही आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 आ गया दैट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड पहली बार वर्ड आया लैंग्वेज, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन. और यही चंपकम डोरायराजन केस में बाद में एप्लीकेबल हो गया था. सो ये 29 सब क्लॉज 1 एंड 2 ये हमारे ये अगेन विश्वास दिला रहा है कि यहाँ पर कोई, ये किसी एक का नहीं है, कोई लैंग्वेज का नहीं, किसी धर्म का नहीं है. वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट एवरीवन. तो उसी कंटिन्यूएशन में सर बताएंगे आर्टिकल 30 कैसे सेम चीज को कंसोलिडेट करे सर. सो लैंग्वेज के बेसिस पे लिंग्विस्टिक और धर्म के आधार पर धार्मिक माइनॉरिटीज जो हैं उनको मेंशन तो कर दिया, लेकिन उनको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया कि बदलते समय के साथ जो सरकारें होंगी वो उसकी डेफिनेशन को चेंज कर पाएं. सो आर्टिकल 30 बेसिकली बात करता है जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, अगर वो अपने स्पेसिफिक को एजुकेशन देना चाहते हैं तो उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने का पूर्ण रूप से अधिकार दिया हुआ है. साथ में वैसे अगर हम देखें तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन माइनॉरिटीज को स्पेसिफिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट में राइट टू प्रॉपर्टी दिया हुआ है. मतलब कि सरकार अगर कोई लैंग्वेज या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जमीन को एक्वायर करती है तो सरकार को उन्हें एडिक्वेट कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. साथ में अगर सरकार कल को कोई ग्रांट, कोई ऐसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. तो जैसा राइटली पॉइंट आउट करा सर ने कि 29 में लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, और उसको फर्दर एक कदम आगे ले जाते हुए माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की प्रोटेक्शन के लिए ये 2 आर्टिकल्स आए 29 एंड 30, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. सो द नेक्स्ट इज एन फंडामेंटल राइट जो कि फंडामेंटल राइट रहा नहीं. So that is Article 31. तो ये अपने आप पे इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन की बात में राइट टू प्रॉपर्टी एक हमेशा कंटेंशियस इशू रहा.
एंड आर्टिकल 31 उसी में इसको चेंज कर दिया गया, 31 बिकम्स आर्टिकल 300 कैपिटल ए बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओरिजिनली ये कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी था। तो सर आप बताएंगे कि सर 31 को कैसे अभी हम इंटरप्रेट करेंगे लीगली, फंडामेंटली, और कैसे कंटेंट को लेंगे सर? सो जो राइट टू प्रॉपर्टी है बेसिकली अभी वो पार्ट 3 से निकल गया, तो फंडामेंटल राइट तो नहीं रहा वो, लेकिन फिर भी संविधान के अंदर है आर्टिकल 300A में, तो उसे हम संवैधानिक अधिकार बोल सकते हैं, या फिर उससे जुड़े जो लैंड एक्विजिशन या कॉम्पनसेशन के कानून पास किए गए हैं तो उसे हम लीगल राइट की तरह भी कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन हम अगर आर्टिकल 31A को ध्यान से पढ़ें तो वहां पे दिया हुआ है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, अगर उनके पास एक पर्टिकुलर सीलिंग के नीचे लैंड है और वो सेल्फ कल्टिवेटेड लैंड है, अगर सरकार उसे एक्वायर करती है तो उन्हें एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिलेगा। सर इससे मेरे को एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या हम अपने फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं? बिल्कुल सर, एक्चुअली ये शुरू में बहुत मेजर कंट्रोवर्सी थी कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, बट आई थिंक द कंट्रोवर्सी वाज पुट टू रेस्ट वेरी सून बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उस टाइम पर ही द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 31A, 31B एंड 9 शेड्यूल लाए थे। आइडिया वहां पर यही था कि वो ऑब्वियसली लैंड एक्विजिशन का ही एक अलग तरीका था। 31A में एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि एग्रीकल्चरल लैंड को, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म को टेक ओवर किया जा सकता था फॉर वेरियस पर्पसेस, एंड इवन इफ इट वुड गो अगेंस्ट 14, 19 एंड 31, nobody would be calling it as null and void. Similarly 31B कैपिटल B डाल दिया गया था, जिसमें एक नया शेड्यूल 9 शेड्यूल को अटैच किया, बोला कि एनी लॉ को उठा के 9 शेड्यूल इंसर्ट कर दिया जाए, इट विल बी नॉट हेल्ड नल एंड वॉइड अगेन फॉर द सेम रीजन। सो इट इज सर्टेनली अमेंडमेंट, और हमने थोड़े बहुत एग्जांपल्स अभी भी देख लिए, जैसे 19 सब क्लॉज F को हटा दिया गया, 21 कैपिटल A दैट इज राइट टू एजुकेशन को इंसर्ट किया गया, ऑल्सो 31 कैपिटल A एंड 31B। तो अमेंडेबल सर्टेनली विदाउट आयोटा डाउट, लेकिन फिर किसी दिन सर हम डिस्कस जरूर करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इसको कैसे लिमिट करता है। राइट। सो केशवानंद भारती की जो जजमेंट आती है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, उसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हमारे को ध्यान रखनी है। एक, उन्होंने बोला कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। एंड अगर आप 9th शेड्यूल में कोई कानून डाल भी रहे हो, लेकिन अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो हम उसे रिव्यू कर सकते हैं। आप ये मत समझिए कि अगर 9th शेड्यूल में कोई कानून चला गया तो वो एब्सोल्यूट हो गया। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी था जो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अब हम आते हैं जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला डॉक्टर अंबेडकर ने, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। सो एज अब इससे ज्यादा क्या डिस्क्राइब करेंगे कि बाबा साहब हिमसेल्फ कॉल्ड इट एज द हार्ट एंड द सोल। 32 द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इट इज द राइट टू प्रोटेक्ट राइट्स। सो ये ऑब्वियसली है कि हम फंडामेंटल राइट्स बोल देते हैं, बट फंडामेंटल राइट्स बोलने के लिए उसको एनफोर्सेबल होना चाहिए, उसको कोई प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड दैट प्रोटेक्शन कैन बी डन बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ द कोर्ट्स व्हिच इज कॉल्ड एज रिट्स। तो जो रिट्स है वो पावर आएगी कहां से? वो आई सुप्रीम कोर्ट को फ्रॉम आर्टिकल 32। सो आर्टिकल 32 कैन बी अलाउड टू द 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, हेबियस कॉर्पस, सर्टिorari, प्रोहिबिशन, क्यो वारंट, मैंडेमिस। ये रिट्स को, पावर्स को, फॉर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, Honorable Supreme Court has the power to exercise its writ jurisdiction under Article 32। तो इसके बिना बाकी सब सिर्फ फॉर्मेलिटी हो जाएगा। तो ये सब्सटैंशियल होने के लिए आर्टिकल 32 इज वेरी क्रूशियल। सो जो 5 तरीके के रिट्स हैं, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, हमारे को ये पता है कि हेबियस कॉर्पस जो है वो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट हमारे को मिलता है। कि मतलब ये जो हेबियस कॉर्पस का रिट होता है, सुप्रीम कोर्ट या सरकार या फिर एक प्राइवेट इंडिविजुअल को भी इशू कर सकता है। हेबियस कॉर्पस का आसान भाषा में मतलब होता है कि अगर आपने किसी को बंदी बना रखा है तो आप उसको मेरे सामने प्रोड्यूस करो, टू प्रोड्यूस द बॉडी। सर रिसेंटली मैंने अखबार में एक वर्ड पढ़ा कि सर्शोररी, कि वो भी अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स को मिलने लगेगा। सर्शोररी क्या होता है? सर बिल्कुल सही बात है, ये एक्चुअली एक बड़ा ही सरप्राइजिंग एंड इनफैक्ट अ वेरी लैंडमार्क काइंड ऑफ एन ऑब्जर्वेशन आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, इज दैट सर्शोररी भी अगर 2 प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में कुछ ऐसा हो रहा है कि किसी के राइट्स मारे जा रहे हैं या एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो उसको यूज किया जा सकता है। तो सर्शोररी यूजुअली इट्स यूटिलाइज्ड बाय अ हायर कोर्ट अगेंस्ट द लोअर कोर्ट। नाउ इसमें बड़े टेक्निकल है, किसी दिन हम क्लास में जब डिस्कस करेंगे कि हायर कोर्ट क्या होता है और लोअर कोर्ट क्या होता है, बट हायर कोर्ट अगेंस्ट लोअर कोर्ट होता है, एंड दैट टू आफ्टर द फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास्ड। सो ये यूजुअली कॉमन भाषा में हम लॉयर्स क्वॉशिंग ऑफ ऑर्डर को यूटिलाइज करते हैं।
So this is a very interesting thing, और ये मैं चाहता भी हूँ कि स्टूडेंट्स याद रखें कि although ये आमतौर पे टेक्निकली हम हमेशा हेबियस कॉर्पस के लिए बोलते थे कि इट इज ऑलवेज अगेंस्ट द स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल, बट पहली बार ये भी आया. सो कीप एन आई ऑन दैट पार्ट सर, वेरी इंपॉर्टेंट. हमने देखा डेली लाइफ में कि कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपना काम ठीक से नहीं करते, और वेरास कुछ सिविल सर्वेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे स्टेट के इंडिविजुअल्स होते हैं जो ठीक से काम नहीं करते. तो सर अगर हमारे को कोर्ट से फटकार लगानी हो कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, तो उसके लिए कौन सा रिट है? तो मैंडेमस जो रिट आएगा ना सर, दैट इज द रिट फॉर द वर्ड दैट इज टेक्निकली यूटिलाइजिंग पब्लिक ड्यूटी. So if anyone who's ascertained a particular job by the constitution or legally constitutionally mandated duty, public duty, and they are not doing, then you can go and prefer a writ of mandamus. Mandamus means we command. The word that to be meaning is command. तो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे तो they can issue a writ against a particular public body or a government servant or whatever that body who has a particular constitutional mandatory duty कि जी आप काम क्यों नहीं करे, we command you to do that or perform that duty. So that is where we use mandamus, and ये बड़ा commonly used है, in fact the most commonly used writ होता है. और इसके बाद आता है अगला रिट, दैट इज क्यो वारंटो. कि आप अगर अपने सरकारी ऑफिस में बैठे हैं तो आप किस अथॉरिटी से बैठे हैं, मतलब कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी, आप क्यों यहाँ पे बैठे हैं. तो अगर आपको किसी स्टेट के व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कुछ अगर आप केस दायर करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये किस अथॉरिटी से यहाँ पे बैठे हैं, तो उसके लिए है क्यो वारंटो का रिट. सर लेकिन इसमें यूपीएससी ने अभी 2021-22 में एक सवाल पूछा कि ये जो क्यो वारंटो होता है ये गवर्नर के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता, या फिर हमने कई सारे मॉक क्वेश्चंस में भी देखा कि क्यो वारंटो जो होता है वो मिनिस्टर्स के अगेंस्ट नहीं लगता. वो क्या कॉन्सेप्ट है? सर एक्चुअली द वर्ड जो क्यो वारंटो है दैट हैज टू बी वेरी मेजरली अंडरस्टूड is against a government servant or a servant or an employee of the state. अब ये बहुत जगह पे plethora of judgment में आ गया, minister or governor for that matter is not a government servant. So this is, and that is why it is very very important कि हम लोग जब writs पढ़े तो हम narrow down करें कि ये specific किस purpose के लिए, because otherwise ये एक broad ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि आप कोई भी writ कहीं भी utilize किया जा सकता है. So this has to be very very clearly understood who's a government servant as per law. हमें ऐसा लगता है but they are not that way. राइट. अब यहाँ पे दो रिट्स हैं, एक है प्रोहिबिशन और एक है सर्शोररी. दोनों ही हमने देखा कि मोर और लेस सर जुडिशरी से रिलेटेड ही होते हैं. तो एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन ये आती है कि एक में ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को बोल रहा है कि आपका ऑर्डर हम क्वैश कर रहे हैं, एक में ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को बोल रहा है कि आप ये मैटर सुनो ही मत. तो इसमें फर्क क्या है? द पॉइंट हियर इज कि हमारा जब जुडिशियल प्रोसेस होता है ना सर, तो उसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं. एक जब प्रोसीडिंग्स चल रही होती है and you feel that it is against jurisdiction or against principles of natural justice and so on so forth. एक जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए निकल चुका होता है, फाइनल ऑर्डर इशू हो चुका होता है, at which stage would you go and interfere in the matter is the difference between prohibition and certiorari. So prohibition is during the proceeding, certiorari is at the end of the proceeding. तो बड़ा कॉमनली इसको तरीके से पढ़ा जाता है. जब हम स्कूल में पढ़ते थे हम बोलते थे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को आप ऐसे याद रख सकते हो, पी प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, क्योर, सर्चुररी, सी. राइट. तो सर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा रिट्स को याद रखने की टेक्निक. और यहाँ पे हमारा छठा फंडामेंटल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 खत्म होता है. सो हमने 6 फंडामेंटल राइट्स देखे: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, वाजिब प्रतिबंध भी हैं फॉर मिलिट्री मैन, फॉर स्टेट पुलिस एंड अदर सिविल सर्वेंट्स. इवन मार्शल लॉ की भी यहाँ पे बात करी गई है 33, 34 और 35 में. सर आप उसे समराइज करना चाहेंगे क्विकली? बिल्कुल सर. जैसे 33 इज रिस्ट्रिक्शन, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन रिस्ट्रिक्ट सर्टेन प्रोफेशन, जैसे आर्मी के, इंटेलिजेंस के, पुलिस के, कुछ हो सके, तो वो ऑब्वियसली वो सारे फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई या यूटिलाइज नहीं कर सकता. ये 33 में बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है. 34 इज स्पेसिफिकली डीलिंग विद थैंकफुली सिचुएशन जो आज तक इंडिया में नहीं हुई है पोस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट इज मार्शल लॉ. तो उसमें बोला कि पार्लियामेंट बाय लॉ विल बी एबल टू stop और कोई लीगल एक्शन नहीं होगा फ्रॉम एनी ऑफिसर ऑफ द यूनियन हु इज वर्किंग अंडर अ मार्शल लॉ. 35 में ऑलरेडी 35 says that only the parliament and not the state legislature can make a law with relationship to any punishments or any violation of article 16, 3, 32 subclause 3, 33 and 34.
एंड यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स यानी कि सब पार्ट 3 वाइंड अप किया जा सकता है। तो सर मेरा ऐसा विचार है कि हमने बात शुरू की थी थोड़े से, बट हमारी समराइजेशन ना हो के हम लोग काफी एक्सपैंड कर दिया, हमने काफी डिटेल में इसे काफी एक्सप्लेन डिटेल कर दिया। तो मतलब क्यों ये ना हम इसको डीपीएसपी वाले पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में करें ताकि स्टूडेंट्स गेट बेटर एक्सपोजर एंड दे आर एबल टू रिवाइज भी कर पाएंगे और फिर डीपीएसपीस को हम और विस्तार से एक अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। करेक्ट सर। तो आई थिंक आज के लिए हम अपने स्टूडेंट्स को यहीं पर ही एक ब्रेक दे देते हैं, वो पढ़ लेंगे एंड देन गॉड विलिंग वील हैव अनदर वीडियो। And all the best for the exams. Absolutely. Let's crack it. Let's crack it.